इस जाविये से देखें तो यथार्थवाद की जो सीमाएं हैं उनका अतिक्रमण करते हुए, यथार्थवाद की चौहद्दी को बड़ा करते हुए जिन कवियों ने हिंदी में कविता संभव की है, इस तरह से कहिए कि कविता के परिसर को बहुत आगे तक ले गए हैं, बहुत बड़ा किया है, इतना समावेशी बनाया है कि सब उसमें शामिल हो सकें। उनमें केदारनाथ सिंह अग्रणी यथार्थवाद की रूढ़ियों को तोड़ते हुए यूरोप में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसे सर्रियलिज्म कहा गया, अति यथार्थवाद। दूसरे अनेक आंदोलनों की तरह यह भी कला के क्षेत्र से उपजा, साहित्य के क्षेत्र में आया और उसने एक नई प्राणवत्ता भरी साहित्य में, कथा लेखन में भी और कविता के लेखन में। अभी इस निर्भर का जिक्र मैंने किया जो कि प्रगतिशील कविता की, विश्व की प्रगतिशील कविता की एक सबसे आदृत हस्ताक्षर हैं। वे भी उस अति यथार्थवाद के प्रभाव में ही पले उसे आगे बढ़े और अपनी प्रतिबद्धता को नए ढंग से आविष्कृत किया, अपनी परिवर्ती करता। हिंदी में 3 कवियों के नाम लिए जा सकते हैं इस संदर्भ में। एक तो है मुक्तिबोध, जिनके यहाँ की फंतासी की शैली अख्तियार की गई है, स्वप्न शैली, उचित होगा कि उसे स्वप्न शैली कहा जाए। और दूसरे हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह कला के क्षेत्र में सक्रिय थे और उनकी अनेक कविताएं हैं जिनको कि इम्प्रेशनिस्टिक कहते हैं। जिस तरह का आचरण उनके यहाँ वस्तुएं करती हैं उनकी कविता में, वे भी हमेशा सर्रियलिस्टिक प्रभावों की तायद करती हैं। सिंह और नाखून जैसी कविता, दूसरी अनेक कविताएं। और तीसरे केदारनाथ सिंह के यहाँ भी यथार्थवाद की रूढ़ सीमाएं टूटती हैं और वे यथार्थवाद के परिसर को बढ़ा रहे हैं। एक बात जो कही थी अवधेश प्रधान जी ने अपने वक्तव्य के दौरान, उसको उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि जो कवि का अंक बनारस से सुदन शर्मा के संपादन में निकलता था, जिसके कि एक अंक में, पहले अंक में तो मुक्तिबोध से विशिष्ट कवि के रूप में प्रस्तुत, केदारनाथ अग्रवाल भी ध्यान थे, लोचन थे और केदारनाथ सिंह भी थे, जिनकी कविताओं के साथ नामर जी ने टिप्पणी अपनी पेश की। उस टिप्पणी में उन्होंने बेशक यह कहा था, जिसे कि उद्धृत कर रहे थे अवधेश प्रधान जी, कि केदारनाथ सिंह मध्यम संवेगों की कवि, लेकिन उन्होंने अपनी इस धारणा में तरमीम की, इस धारणा को उन्होंने संशोधित किया नामर जी, और इसका जो लिखित साक्ष्य है ऑन रिकॉर्ड, वह तो उस समीक्षा में उपलब्ध है जो अभी बिल्कुल अभी जो उनका पहला कविता संग्रह था केदार जी का, उसके 1960 में शाया होने के बाद जो समीक्षा नामर जी ने की थी, जिसका शीर्षक था नए नाम के अनवरत अन्वेषण। उसमें अपने वक्तव्य के उस अंश को उद्धृत भी किया था नामर जी ने, या उसका संदर्भ किया था और ये कहा था कि मैं ऐसा मानता था, मुझे लगता था कि केदार मध्यम संवेगों की कवि, लेकिन उन्होंने एक पाश्चात्य आलोचक को उद्धृत किया वहाँ, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है कि थियोडोर अडोर्नो को उन्होंने उद्धृत किया है और कि उनके हवाले से ये कहा है कि आलोचकीय मत यह है कि संवेगों की जो उपज होती है कवि मन में, वह केवल वह कविता के लिए नहीं होती, उस कवि के लिए वो नहीं है, वह है
पाठकों के या श्रोताओं के मन में इन संवेगों की पुनरुत्पत्ति का वह माध्यम है। वे जो संवेग हैं वे पाठक या श्रोता के मन में पुनरुत्पादित हो पाते हैं कि नहीं, या किस तीव्रता से हो पाते हैं, कितनी शिद्दत के साथ हो पाते हैं, यह उनका उद्देश्य होता है कविता में संवेगों के आने का, कि वे संवेग प्रभावित करना चाहते हैं पाठक या श्रोता, दूसरे से जुड़ने का वो एक माध्यम है। तो उन्होंने अपनी धारणा में संशोधन किया था। नंबर एक याद मैं और करना चाहूँगा। अभी बिल्कुल अभी के बाद कई समीक्षाएं आई थी। नामवर जी की एक समीक्षा का मैंने संदर्भ लिया। एक समीक्षा जो बड़ी अद्भुत थी अपने आप में, वह शमशेरबाजी सिंह थी। उसका शीर्षक था एक पर्सनल खत जो निबंध बनते बनते बच गया। ये उसका शीर्षक है, बहुत ही अनौपचारिक शीर्षक है, और ये पूरी समीक्षा बहुत ही अनौपचारिक ढंग से लिखी गई थी। उस तरह से शायद कोई और दूसरी समीक्षा हिंदी में लिखी नहीं थी आज तक, इतना लंबा समय बीता। तो शमशेर ने उसने बड़ी तारीफ की थी मदन वात्सायन की, जो कि 20 सप्तक के एक कवि थे और बिल्कुल एक नई भावभूमि लेकर आ रहे थे कविता में। विशेषकर जो औद्योगिक युग था उसकी ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थी उनकी कविता में, उस पर बिल्कुल फिदा थे शमशेर। कुंवर नारायण को उन्होंने एक और कर दिया, बिल्कुल अंत में उन्हें याद किया था और इसके काबिल जैसे कि नहीं माना था, जैसे कि दार्शनिकता का एक बोझ लिए हुए हो कुंवर नारायण की कविता, और वो भारी भारी लगती। जब केदारनाथ सिंह की कविता पर शमशेर आते हैं तो ये पहली बात कहते हैं कि मैं इन पर कम कहूँगा, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय है और इन पर बहुत कुछ लिखा जाना है, बहुत सुंदर लिखेंगे और लिखा भी जाना चाहिए। उसी में लेकिन आगे देखते हैं जो वे कहते हैं, मुझे लगता है कि वो एक ऐसी कवि मर्म का ऐसा रेखांकन करते हैं कि वह सदैव स्मरणीय रह जाती है। यह बात वे कहते हैं कि केदारनाथ सिंह की कविता में एक भावुक युवक के आदर्शों की पवित्र रंगीनी है, एक भावुक युवक के आदर्शों की पवित्र रंगीनी। दूसरी बात ये कहते हैं कि केदार की कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर और W.B. येट्स, जो कि आयरिश कवि था, अंग्रेजी में लिखता था, इससे की बात नोबेल प्राइज भी मिला रविंद्रनाथ ठाकुर की तरह, और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की तरह जो कि एक दार्शनिक मनोभूमि को कविता में रूपायित करने वाला कवि था। भारतीय दर्शन से और बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभाव लिए थे येट्स, जो द विजन कविता है, जो कि चंद्रमा की कलाओं को आधार बनाकर लिखी गई एक महाकविता है येट्स की। उसका भी बड़ा गहरा सरोकार भारतीय भूमि पर उपजे हुए चिंतनों के। तो ये कहा था शमशेर ने कि केदार की कविता में रविंद्रनाथ ठाकुर और W.B. येट्स के स्वरों को भी सुना जा सकता है, जो कि और ठाकुर और येट्स के स्वरों को कॉमा आधुनिक स्वरों को भी सुना जा सकता है। बेशक नए केदार के अपने सांचे में ढले, तो नए केदार के अपने सांचे में ढले हुए रविंद्रनाथ ठाकुर और येट्स के दर्शन भरे स्वर वे तीसरा सप्तक की कविताओं में ही सुने जा सकते थे, अगर श्रुतधर यानी कान सुनने वाला, लेकिन केवल न हो व्यक्ति
श्रुतिधर भी हो शमशेर की तरह, तो मित्रों, और हम देखते हैं कि आगे यह जो एक बहुत आरंभिक एहसास शमशेर ने एक अपनी तरह की दार्शनिकता का किया था महसूस केदार की आरंभिक कविता में। तब तक तो अभी बिल्कुल लघु का भी प्रकाशन नहीं हुआ था, तो प्रकाशन होने वाला था, हो रहा था। उसकी प्रासंगिकता आप समझ सकते हैं कि वो कितनी अधिक है आज हमारे लिए, वो कितनी मूल्यवान है वो अपने आप। मित्रों, हम ये देखें कि मैंने पिछली बार भी एक बार केदार जी को बोलते हुए ये बात कही थी कि केदार जी को मैं अपना वरिष्ठ समकालीन मानता हूँ, और उसकी वजह ये बताई थी कि 1960 में जब यह अभी बिल्कुल लगे आया तो उसके एक लंबे 20 वर्षों के अंतराल के बाद, जबकि 80 में हम लोगों के कविता संग्रह, पहले कविता संग्रह 70 के आसपास से लिखना शुरू करने वाले, 1967 के जो कि एक तरीके की भारतीय समाज में सामाजिक राजनीतिक जो परिवर्तन हुए थे, उनसे प्रभाव ग्रहण करके लिखने वाले कवियों के संग्रह आ रहे थे 1980, एक दशक के बाद काव्य कोश। तो उसके साथ जमीन पक गई है। इन संग्रहों के अवागार्ध की तरह इन संस्करणों के इन संग्रहों के 70 के दशक में, 8वें दशक में उभरे हुए कवियों के जो नवीन काव्यात्मक प्रयत्न थे या नवीन काव्य प्रयत्न थे, उनके अग्रणी के लिए अभी बिल्कुल जमीन पक रही है इस संग्रह का। इसीलिए मैं अपना वरिष्ठ समकालीन ही मानता हूँ। तो बीच का एक दौर आता है, यह जो 60 से 80 के बीच का, जिसको कि केदार जी का के मौन का या चुप्पी के अंतराल का भी समय जैसे कि माना जाता है। लेकिन यह कर लीजिए कि नई पंक्तियों के जैसे कि बनने का समय था, जहाँ की पंक्तियाँ मानी मुकुल की तरह थी और वो पुष्पित हो गई थी इस दौर में, जो कि जमीन पक नहीं ली जाती पुष्पित। तो ये जो मुकुला अवस्था थी इसमें सपाट बयानी के भी दौर से गुजरे, और ऐसी अनेक कविताएं लिखी जो सपाट बयानी का उदाहरण बनी अपने आप में। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को पुनराविष्कृत किया, अपना पुनराविष्कार किया केदारनाथ सिंह ने, जिसको कि शमशेर के हवाले से मैं पहले कह चुका हूँ। अपनी उस मूल काव्य भूमि का पुनराविष्कार किया, और तब से लेकर आगे ये बहुत अच्छी बात लक्षित की, सही है यह सटीक लक्षण जो मैंने ढंग से लक्षित किया था प्रकाशित हुए में, कि 90 के दौर में जो भारतीय समाज में परिवर्तन आ रहे थे, उसके बाद विशेषकर उत्तर कबीर से, जबकि वे कबीर के बहाने जैसे कि गोरखपुर जनपद से भी फिर से एक अपना संबंध बना है। देखिए, जनपद से उनका संबंध प्राणात्मक था, घ्राणात्मक नहीं था। घ्राणात्मक से मेरा मतलब कि गए, सूंघ लिया गाँव को और लौट आए, वह संबंध प्राणात्मक था, घ्राणात्मक नहीं था। तो उस प्राणात्मक संबंध को वे फिर से पुनः स्थापित करते हैं, और उत्तर कबीर से सिलसिला शुरू होता है, तो वो अंत तक उसको चलता देखते हैं कि जहाँ तक भी वे शहर बदल, पडरौना उस शहर बदल शीर्षक जो एक कविता है, जिसमें कि जैसे कि पूरे गोरखपुर के जनपद को जैसे कि वो प्रतीकित करते हैं कि वहाँ पर आदमी के पास सिर्फ अनंत समय है, और समय कंधे पर गमछे की तरफ पड़ा हुआ है। तो उस कंधे पर एक भोजपुरिया के कंधे पर जिस तरह से एक गमछा रहता है, उस समय पड़ा हुआ है। समय कोई विशेष चिंता नहीं है, समय भारी नहीं है। समय को जैसे कि लपेट लिया जा सकता है गले में उसी आसानी से, जिस तरह से कि शिव मान लीजिए कि भुजन को लपेट लेते हैं अपने गले, फर्क नहीं। तो यह जो धरती को सर्वसहा कहा है, सब कुछ सहने वाला, तो यह जो सर्वसहा प्रकृति है जो भारतीय मनुष्य की,
जो कि इस धरती का बीज है, जो भारत का जो ग्रामीण जन है विशेषकर, जो जिसकी की जो जड़ें केवल वो भले बीच में चप्पलें आती हों या जूते आते हों, लेकिन जिसका कि धरती से संबंध टूटा नहीं है, जिसके तलवे का, तो उससे एक अपना रागात्मक संबंध है। एक यदि हम कहेंगे कि कभी भी टूटने नहीं दिया कदाच, लेकिन उसको नए सिरे से उन्होंने प्राणवंत किया उत्तर कबीर के बाद वाले समय से। अंतिम समय तक पहुँचते यानी अपनी रचना यात्रा के इस अपने आखिरी चरण तक पहुँचते उन्होंने अपनी जो काव्य लेखन की जो शैली है उसमें भी बहुत आमूल परिवर्तन घटित कर दिया। लेकिन ये जो आमूल परिवर्तन घटित करने का यह अलग से लक्षित नहीं किया जा सकता। ये अभय जी ने बहुत अच्छी बात कही केदार जी की कविता में, उनके जीवन में सब कुछ धीरे धीरे होता है। ये जो धीरे धीरे होना है, आप बनारस शिक्षक कविता को याद कीजिए, उसमें बनारस शहर की प्रकृति को वे रूपायित करते हैं जब ये कहते हैं कि इस शहर में बनारस में सब कुछ धीरे धीरे होने की यह जो लय है वह शहर को संभाले हुए है कि कहीं भी कुछ गिरता नहीं, इसीलिए शहर को बांध रखा है धीरे धीरे होने की लय बनारस में। इसलिए भी बनारस से उनका गहरा संबंध था, बहुत ही वह धात्विक एकता थी प्राणों की, बनारस के प्राणों के साथ और करिए कि भोजपुरी जनपद के प्राणों के साथ। और तो ये जो धीरे धीरे जो परिवर्तन किया उन्होंने अपनी कविता में, जहाँ तक कि आप देखें कि उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी कवि कहने की, वह प्रगीतों से हुई थी। और एक जिसे हम कहते हैं प्रगीतात्मकता, उस प्रगीतात्मकता को हम अंत तक जाएंगे। इस प्रगीतात्मकता का एक भावात्मक क्षेत्र में हम लोग रागात्मकता से भी आश्रय ले लेते हैं। और दूसरी बात ये कहूँ कि इस प्रगीतात्मकता के परिसर, प्रगीत के परिसर बहुत बृहत्तर किया था निराला ने।